नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एनडीसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। जैसा कि एक चीज़ बहुत ज़्यादा अवेटेड थी, बहुत ज़्यादा आपको इंतजार था कि फर्स्ट ग्रेड सीरीज के अंदर कब मैथ्स को स्टार्ट किया जाएगा और कब मैथ्स को स्टार्ट किया जाएगा। तो आज से हम मैथ्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं और बहुत ही शानदार टॉपिक है, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसके अंदर हम वो टॉपिक लेने वाले हैं जो हमारे फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो है हमारे एग्जाम के अंदर पूछा जाता है और जो जो हमारे सिलेबस के अंदर दिया जाता है। जनरली नंबर सिस्टम के अंदर हम इतना इसको खींच सकते हैं कि एक महीने तक भी मैं इसको आपको करवा सकता हूं, लेकिन हमारे जो फर्स्ट ग्रेड सिलेबस के अंदर क्या है, कुछ फिक्स टॉपिक है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, और उसके ऊपर जो टॉपिक आते हैं मैं वो आपको जो हमारे फर्स्ट ग्रेड सिलेबस के अंदर है केवल वो और वो मैं आपको कवर करवाने जा रहा हूं। और इतना शानदार तरीके से हम करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप खुद मैथ्स के ही स्टूडेंट है, क्योंकि आपको ऐसे तरीके बताऊंगा, ऐसे बेसिक्स बताऊंगा और क्लास के स्टार्ट के अंदर ही मैं आपको वो चीज़ें बता दूंगा जो हमें मैथ्स के अंदर जनरली ज़रूरत होती है। और साथ ही साथ में कुछ चीज़ें जो पुरानी हमें आनी चाहिए उनके बेसिक्स भी मैं आपको समझाऊंगा, जिससे क्या होगा कि आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। और आपको क्या करना है, आपको क्लासेज को रेगुलर देखना है और मैथ्स में बिल्कुल स्मार्ट वर्क करेंगे। ठीक है, कैसे स्मार्ट वर्क करेंगे, देखो जैसे ये मैथ्स हम चलाएंगे तो 15 से 17 दिनों के अंदर आप 8 से 9 प्रश्न मैथ्स के अटेम्प्ट करने लायक हो जाएंगे। ठीक है, टोटल 8 प्रश्न आने वाले हैं, तो 8 प्रश्न आप करने लायक हो जाएंगे 17-18 दिनों के अंदर। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको रेगुलर क्लासेस देखनी पड़ेगी। और क्लास में अगर मैथ्स में ऐसा सिस्टम होता है कि अगर आपने एक दिन क्लास छोड़ दी तो फिर नेक्स्ट डे आपको दिक्कत आना स्टार्ट हो जाती है। और फिर हम उससे अगली क्लास देखते हैं तो फर्स्ट डे वाली क्लास फिर हमें दिक्कत देती है। तो एट लास्ट हमें करना क्या पड़ता है, लेफ्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, लेफ्ट करना पड़ता है। ठीक है, और लेफ्ट करना हमें नहीं आता, हमें लेफ्ट नहीं करना, हमें क्या करना है, रेगुलर बढ़ते रहना है और ऐसा स्कोर करना है, ऐसा स्कोर करना है जिससे आपको ये लगे कि हम सब्जेक्ट के ही स्टूडेंट हैं और जो चीज़ बताई है बिल्कुल वही आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिली। ये मैं आपको बिल्कुल अच्छे से मैं आपको बता देता हूं कि एग्जाम के अंदर वही चीज़ आपको देखने को मिलेगी जो मैं आपको लेक्चर्स के अंदर कवर करवाने वाला हूं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आज से एक कॉपी लेनी है, कॉपी के अंदर आपको टॉपिक का नाम लिखना है और क्या क्या मैं करवा रहा हूं उसको नोट करना है। और क्लास जब एंड होती है उसके बाद में उसे रिवाइज करना है और जो जो क्वेश्चन करवाए हैं उसे आप बिना देखे करेंगे। उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और अच्छी प्रैक्टिस आपको बिल्कुल परफेक्ट बना देगी क्वेश्चन करने के अंदर। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि मान लीजिए कोई चीज आपको हार्ड लगती है तो उसका एक ही तरीका है, उसको वापस से रिवाइज करना। ठीक है, छोड़ना उसका जो है सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको हार्ड लगती है तो इसका मतलब आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। जैसे मान लीजिए आपको मैं अगर ABCD करवाना स्टार्ट कर दूं तो आपको अच्छा लगेगा कि सब कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, मान लीजिए आपने आधे घंटा पढ़ी, लेकिन क्या आपने उस आधे घंटे के अंदर कुछ सीखा है, आपने कुछ भी नहीं सीखा। इसी की जगह मैं आपको वो चीज करवाऊं जो आपको नहीं आती है और आप उसे आधे घंटा पढ़ते हैं, आधे घंटा पढ़ते हैं, मान लीजिए 50% भी अगर आपको समझ में आ जाता है तो उसका मतलब आपने उस आधे घंटे के अंदर कुछ ना कुछ सीखा है। तो समझ लीजिए कि अगर कोई चीज जो है अपने को नहीं समझ में आई हुई है और उसको हम कर रहे हैं और दिक्कत आ रही है तो हमें उसको डेफिनेटली देखना चाहिए। ठीक है, डेफिनेटली हमें देखना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरीके से बीच बीच में आपको मोटिवेट करता रहूंगा। फिलहाल हम इस टॉपिक स्टार्ट करते हैं, संख्या पद्धति। ठीक है, तो संख्या पद्धति के अंदर सबसे पहले हम कुछ बेसिक्स चीजें के अंदर बात करेंगे, कुछ बेसिक बातें करेंगे। देखो नंबर सिस्टम, देखो कितना अच्छा सिलेबस लगाया है लगाने वाले ने। आपको क्या दिया है, नंबर सिस्टम दिया है। स्कूल के अंदर फर्स्ट क्लास के अंदर जब जाते हैं, पहली क्लास के अंदर जब जाते हैं तो वो क्या सिखाते हैं, वो सिखाते हैं 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे क्या सिखाते हैं, गिनती सिखाते हैं अप टू 100, अप टू 200, जब तक जहां तक आप सीख सकते हैं। ठीक है, कुछ क्लासेज हम आगे बढ़ते हैं तो पता लगता है कि अरे यार ये तो 1 2 3 से स्टार्ट नहीं होता, ये तो स्टार्ट होता है 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, 0 1 2 3 4, गिनती इस तरीके से भी होती है। ठीक है, बाद में पता लगता है कि अरे एक आगे 0 भी आता है। ठीक है, 0 भी आता है। फिर कुछ क्लासेज और आगे जाते हैं, छठी सातवीं में जाते हैं तो पता लगता है अरे ये माइनस के अंदर भी चलता है, मतलब कि 0 1 2 3 4 ये तो चलता ही चलता है, साथ ही साथ में यहाँ पर -1 -2 -3 भी चलता है। ठीक है, ये भी चलता है। फिर 8वीं 9वीं में आते हैं तो पता लगता है कि अरे इसका तो एक रूप और देखने को मिलता है हमें। वो रूप कौन सा होता है, वो रूप होता है 1/2, 2/3, 4/5, 5/7,
ये रूप भी होता है, ठीक है। ये रूप अपने को छोटी क्लासेस के अंदर सिखाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे ये क्या है, ये है गणित के अंदर, जैसे जैसे पेरेंट्स के बच्चे होते हैं वैसे ये गणित की संख्या पद्धति के बच्चे हैं। क्या है, गणित की संख्या पद्धति के बच्चे हैं। अब बच्चों का नामकरण ना करें तो क्या मजा आएगा? बच्चों का अगर नामकरण ना करें तो उनको कैसे बुलाएंगे? कैसे बुलाएंगे? नहीं बुला सकते। देखो तो इनका नामकरण कर दिया गया, ठीक है। इनका नामकरण देखो किस तरीके से कर दिया, इसको बोल दिया प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, ठीक है, प्राकृत संख्या बोल दिया, ठीक है। मतलब कि जो संख्या 1 से स्टार्ट होती है वो आपकी हो जाएगी प्राकृत संख्या, ठीक है। अभी देखो मान लो कोई संख्या 0 से स्टार्ट होती है, वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी अपनी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, ठीक है। अब देखो उसके बाद में क्या आता है, उसके बाद में आती है नंबर्स, जो पॉजिटिव भी है और जो नेगेटिव भी है, ठीक है। तो इनको क्या कह देंगे, इनको क्या कह देंगे, इसके बारे में अपने को बताना है कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों संख्याएं एक साथ में आ जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं। देखो ये क्या है, ये संख्याएं हैं पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। ये है पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्या, ठीक है। उसके बाद में देखो 1/2, 2/3, 4/5, 5/7, ये क्या है, ये है हमारी परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या, ठीक है। तो देखो परिमेय संख्या का मतलब क्या हो गया, परिमेय संख्या वो होती है जो हमारी p/q रूप की होती है। कौन सी होती है? p/q। देखो p/q रूप कैसे, ये देखो यहां पर लिख लेना p/q रूप, ठीक है। अब देखो p/q रूप का मतलब सबसे पहले हम समझते हैं। देखो p/q का मतलब देखो p/q, 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 इसका मतलब बट्टा वाली जो संख्याएं होती है, मेरी बात पे ध्यान देना, जो संख्याएं बट्टा वाली होती है वो हमारी क्या हो जाएगी, वो हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। अब एक क्रॉस क्वेश्चन मैं आपसे करता हूं, ठीक है। 1/1, 2/1, 3/1, ये क्या है? ये भी तो p/q का रूप है भाई। ये p, ये q, ये p, ये q, ये p, ये q, तो कहने का मतलब ये भी परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। और ये भी हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। ये दोनों ही हमारी परिमेय संख्या है। तो एक बार परिमेय संख्या को मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूं, ठीक है। देखो परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या के अंदर देखो क्या आ जाएगा, परिमेय संख्या के अंदर p/q रूप आ जाएगा, p/q रूप आ जाएगा। मतलब कि 1, 2, 3, 4, ये भी परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या भी है, ये पूर्ण संख्या भी है, और ये प्राकृत संख्या भी है। ऐसा नहीं कह सकते कि ये परिमेय संख्या है तो फिर पूर्ण संख्या क्या है। अपने ऐसा है कि 0 से स्टार्ट होगी वो पूर्ण संख्या है, जो 1 से स्टार्ट होगी वो प्राकृत संख्या है, और परिमेय संख्या जो p/q रूप की जितनी भी संख्याएं होगी वो सारी परिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो देखो 1, 2, 3, 4 ये भी परिमेय संख्या है, 2/3, 5/7, 1/2, 8/10, 9/11, 11/9, कोई भी संख्याएं आ जाए जो बट्टा के अंदर, जिसमें हम बोलते हैं ना 1/2, 5/7, जिसमें बट्टा शब्द आता है वो सारी हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्याएं हो जाएगी। अब जैसे ये 1, 2, 3, 4 हम बोलते हैं, बट्टा इसमें नहीं बोला, लेकिन बट्टा में तो होता ही है ना, भाई बट्टा में सबके 1 है, इसका मतलब p/q रूप तो ये हो गया, p/q रूप तो ये हमारा हो गया। तो परिमेय संख्या जो p/q रूप है इसके अंदर 2, 5/7, भाई 1, 2, 3 भी आएंगे इसके अंदर, 1, 2, 3, 4 ये भी आएंगे, और 2/3, 5/7, 1/2, 8/10, 9/11 और 11/9, इस टाइप की जो भी संख्याएं होगी वो सभी हमारी परिमेय संख्या के अंदर आ जाएगी, ठीक है। अब एक परिमेय संख्या का जुड़वा बाइट, ठीक है, ये देखो ये क्या था, नंबर सिस्टम की ये सारे की सारी क्या थी, संतानें थी, बच्चे थे, ठीक है। लेकिन लास्ट में क्या है, परिमेय और अपरिमेय संख्या, ये दोनों जुड़वा बच्चे हैं इसके, ठीक है। अपरिमेय संख्या देखो, अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब अपरिमेय संख्या देखो, ये आप बहुत इजी वे में पहचान सकते हो। कैसे पहचानोगे? देखो इजी वे के अंदर जो भी रूट वाली संख्या है, रूट, मेरी बात समझना, रूट वाली संख्या, फाइनली जो रूट वाली संख्याएं हैं वो हमारी परिमेय संख्या है। जैसे मान लो √2, √3, √5, √7, √12, √19, कुछ भी आ जाए रूट के अंदर, √21,
ये सारी हमारी रूट वाली संख्याएं हैं, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, तो √4 क्या है, √16, √25, ये परिमेय है या अपरिमेय है? ये अपरिमेय है या नहीं, पहले तो ये बताओ ये अपरिमेय है या नहीं। ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्या नहीं है। देखो अपरिमेय संख्या क्यों नहीं है, जैसा कि मैंने बोला कि इसके अंदर रूट होना चाहिए। देखो रूट तो है, लेकिन मैंने एक शब्द और बोला, फाइनली, फाइनली वो रूट के अंदर होनी चाहिए। लेकिन 4 का तो हम रूट निकाल सकते हैं, तो ये फाइनली तो जो है वो 2 रहेगा, इसका फाइनली सॉल्यूशन जो आएगा वो 2 आएगा। इसका मतलब ये 2 जो है वो परिमेय संख्या है, 2/1 परिमेय संख्या है, या फिर यूं भी कह सकते हैं कि 2 पूर्ण संख्या भी है, 2 प्राकृत संख्या भी है, 2 पूर्णांक संख्या भी है। ठीक है, तो देखो 4 क्या हो गया, 4 जो फाइनली बन जाता है वो 2 बन जाता है। कैसे, क्योंकि 4 का रूट लो, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 4 का वर्गमूल होता है 2। 16 का वर्गमूल कितना होता है, 16 का वर्गमूल होता है हमारा 4। 25 का वर्गमूल क्या होता है 5। तो ये हमारी परिमेय संख्याएं नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये याद रखना है कि जो संख्याएं फाइनली रूट के अंदर रहती है, फाइनली रूट के अंदर रहती है, वो हमारी परिमेय संख्या होती है। देखो इस √2 को और सोल्व कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, इसलिए अपरिमेय संख्या है। √3 अपरिमेय, क्योंकि और सॉल्व नहीं किया जा सकता। √5 अपरिमेय संख्या, क्योंकि आगे और सॉल्व नहीं किया जा सकता। √7 आगे सॉल्व नहीं किया जा सकता, इसलिए परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, और ये भी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट मैं आपको बता चुका हूं। मैं एक बार फिर से इसको एक तरीके से याद करवाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा सा हंसी मजाक की ट्रिक सेट करके मैं आपको यहाँ पर इनको याद करवाने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, अगर आपके पास में और अच्छे ट्रिक हैं तो आप उससे याद करें, नहीं तो मैं बता रहा हूं उस तरीके से आप इसको याद करने की कोशिश करें। देखो प्राकृत संख्याएं या फिर प्राकृतिक संख्याएं भी बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। जब स्कूल के अंदर जाते हैं तो बच्चा होता है एकदम प्राकृतिक। प्राकृतिक जब बच्चा होता है तो उसको कहां से काउंटिंग सिखानी स्टार्ट की जाती है, 1 से। मतलब प्राकृतिक बोले तो 1, प्राकृतिक बोले तो 1 से हमें काउंटिंग स्टार्ट करनी है, प्राकृतिक बोले तो काउंटिंग 1 से स्टार्ट करनी है। ठीक है, अब पूर्ण संख्या, देखो पूर्ण के अंदर तो पूर्ण संख्या है वो 0 से स्टार्ट होती है। पूर्ण संख्या किससे स्टार्ट होती है, वो होती है हमारी 0 से स्टार्ट होती है। किससे, 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, अब देखो पूर्ण के अंदर भी तो 0 है, ये देखो पूर्ण के अंदर भी 0 है। इसका मतलब पूर्ण संख्या याद करनी है तो पूर्ण शब्द लिख लेना, उसके अंदर 0 है। ठीक है, तो पूर्ण का मतलब जो संख्या 0 से स्टार्ट होती है। अब देखो उसके बाद में पूर्णांक, देखो इसका आप तो हिंदी के हो, हिंदी के हैं तो अपने को पूर्णांक का मतलब पूर्ण अंक। ठीक है, संधि विच्छेद करेंगे, पूर्ण अंक मतलब जितने भी पूर्ण अंक है। ठीक है, देखो 4 पूर्ण अंक है, पूर्ण अंक का मतलब जो पॉइंटों में नहीं होनी चाहिए। देखो 4 पूर्ण अंक है, 3 पूर्ण अंक है, ये माइनस के हैं तो वो भी पूर्ण अंक है। ठीक है, इसका मतलब पूर्ण अंक, पूर्णांक के अंदर पॉजिटिव संख्याएं, नेगेटिव संख्या और 0, ये सारी संख्या इसके अंदर इंक्लूड की जाएगी। ठीक है, मतलब कि पूर्णांक के अंदर 0 भी आएगा, पॉजिटिव संख्या भी आएगी और नेगेटिव संख्या भी आएगी। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ा परिमेय संख्या, आपको याद हो गया होगा कि जो संख्याएं p/q रूप की होती है वे सभी हमारी परिमेय संख्या होती है। ठीक है, परिमेय संख्या होती है। अब इसके अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर वे सभी संख्याएं जो बटा वाली है और 1 2 3 4 ये वाली संख्याएं भी परिमेय संख्या के अंदर काउंट की जाती है। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ा अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या की देखो क्या स्टोरी है। अपरिमेय संख्या मतलब रूट, अपरिमेय मतलब कि रूट, रूट वाली। ठीक है, रूट वाली मतलब रूट क्या होता है, रूट जिसके ऊपर ये वाला निशान लगा होता है फाइनली, फाइनली। ऐसे तो इनके ऊपर भी लगा हुआ है, लेकिन ये फाइनली नहीं है, ये आगे और सॉल्व किए जा सकते हैं। 25 को 5 लिख दिया, इस कारण से अब ये परिमेय संख्या नहीं रही, ये जो है अपरिमेय संख्या नहीं रही। देखो ये अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि ये सॉल्व होने के बाद में 5 बन गई। 16 है, सॉल्व होने के बाद में 4 बन गई। 4 है, सॉल्व होने के बाद में 2 बन गई। क्या इसको सॉल्व किया जा सकता है, सॉल्व नहीं किया जा सकता, फिर भी रूट बच रहा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी अपरिमेय संख्या, फिर भी हमारी अपरिमेय संख्या ये हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में देखो, ठीक है, उसके बाद में ये भी हमारी सॉल्व नहीं हो सकती, इसलिए हमारी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो 5 चीजें आप सीख चुके हैं, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय। ठीक है, ये चीज सीख चुके हैं। अब मैं एक दो सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि 0 क्या है, 0 क्या है, प्राकृत, परिमेय,
पूर्ण या फिर पूर्ण व परिमेय दोनों। ठीक है, इसका आपको जवाब देना है, इसका आपको जवाब देना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है कि जीरो जो है वो किस प्रकार की संख्या है, तो इसका आपको कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है। देखो जीरो है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, जीरो मतलब ये शून्य। ठीक है, इसके बारे में आपने को लिखना है कि ये किस प्रकार की संख्या है। ठीक है, तो अब देखो, अब क्या है कि हमें जो है अपने कोर्स में परिमेय और अपरिमेय के बारे में अपने को जो है पूरा अच्छे तरीके से पढ़ना है, लेकिन इसके पहले हमें कुछ और चीजें भी अपने को सीखनी पड़ेगी, वो अपने क्या आएगी, आगे काम आएगी। ठीक है, जैसे कि अपने को, चलिए कुछ और संख्याओं के बारे में बात करते हैं, उसके बाद में मैं कुछ गुणनखंड वगैरह मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कुछ और संख्याएं देखो, जैसे मान लो वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या। ठीक है, और वास्तविक संख्याएं वो होती है जिसके अंदर सभी संख्याएं आ जाती है, जिसके अंदर पॉइंटों वाली संख्याएं भी आ जाएगी, जिसके अंदर बट्टा वाली संख्या भी आ जाएगी। मतलब देखो, अपने यूं बता सकते हैं कि 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3। ठीक है, ये सारी संख्याएं आ जाएगी। साथ ही साथ में 0.1, 0.2, मतलब कि जो पॉइंटों वाली संख्याएं हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड की जाएगी, और जो माइनस की संख्याएं हैं वो भी इसके अंदर हमारे पास में आ जाएगी। साथ ही साथ में जो परिमेय संख्याएं हैं 2/3, 3/4, ये सभी संख्याएं, मतलब अगर एक डायग्राम हम बनाना चाहें तो वास्तविक संख्या है ये, वास्तविक संख्या ये है वास्तविक संख्या। ठीक है, ये है प्राकृत संख्या, ये है प्राकृत। ठीक है, ये है पूर्ण संख्या, ये है पूर्ण संख्या। ठीक है, और यहां पर हमारा बनेगा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, और कुछ हद तक इस तरीके से हमारा बनेगा। ठीक है, मतलब कि इसको हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। अगर आपको मैं एक शब्द के अंदर समझाना चाहूं तो सबसे बड़ी क्वांटिटी है वो कौन सी है, वो है हमारी वास्तविक संख्या, ये बड़ा वाला गोला। ठीक है, उसके अंदर फिर प्राकृत संख्या, और ये है हमारा पूर्ण संख्या, ये है हमारा अपरिमेय संख्या। इस तरीके से डायग्राम बनता है, लेकिन हमारा डायग्राम हमें याद नहीं करना, डायग्राम हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट ये है, ये हमें पता होना चाहिए कि वास्तविक संख्या के अंदर सभी संख्याएं जो है आ जाती है, सभी संख्याएं वास्तविक संख्या के अंदर इंक्लूड की जाती है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और संख्याओं के प्रकार के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, अब देखो, एक होती है सम संख्या, एक होती है विषम संख्या। ठीक है, अब देखो, सम संख्याएं वे होती है जिन संख्याओं के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 ये सब संख्याएं आ जाती है, वो हमारी सम संख्याएं हो जाती है। जैसे मान लो मैं लिखूं 1, 2, 5, 7, क्या ये सम संख्या है? ये सम संख्या नहीं है, क्योंकि इसके पीछे क्या आ रहा है, ना तो 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई नहीं आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सम संख्या नहीं है। ठीक है, तो फिर ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी विषम संख्या, ये हो जाएगी हमारी विषम संख्या। अब मैं लिखता हूं 1250, पीछे क्या है, पीछे है 0, 0 है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी सम संख्या। 2145, पीछे 0, 2, 4, 6, 8 में से कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी विषम संख्या। तो सम संख्या और विषम संख्या कैसे पहचान सकते हैं? जिन संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से होता है वो होती है सम संख्या, और इनके अलावा जो भी अंक बचते हैं, कौन से बचते हैं, 1, 3, 5, 7 और 9, ये जो अंक जिनके भी पीछे हमें दिखाई देते हैं
ये जो अंक हमें जिनके पीछे दिखाई देते हैं वो सभी संख्याएं हमारी विषम संख्याएं हो जाती है। अब इसको भी अगर मैं तरीके से और देसी अंदाजे के अंदर याद कराना चाहूँ तो देखो, आपने कंचे जरूर खेले होंगे, एक ही बेकी खेली होगी, ठीक है। तो एक ही बेकी के अंदर जिसके अंदर 2 के पहाड़े वाली संख्याएं आती है वो सभी हमारी सम संख्याएं होती है, जैसे 2, 4, 6, 8, ठीक है, वो सारी हमारी सम संख्या। और इसके अलावा जो भी बचती है वो सारी हमारी हो जाती है विषम संख्या, ठीक है। उसके बाद में थोड़ी सी बात कर लेते हैं अभाज्य संख्या। देखो उसके बाद में देखो अभाज्य संख्या। देखो अभाज्य संख्या कौन सी होती है? वे संख्याएं जिसके अंदर खुद का और एक का, इसके अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता। जैसे मान लो मैं बोलूं 2, तो 2 के अंदर 1 का भाग जाता है और खाली 2 का भाग जाता है, तो ये अभाज्य संख्या है। जैसे मैं लिखूं 3 के अंदर 1 का भाग जाता है और केवल 3 का भाग जाता है, मतलब खुद का भाग जाता है, तो अभाज्य संख्या, ठीक है। 5 लिखूं, 5 के अंदर केवल 1 का भाग जाता है और 5 का भाग जाता है, इसका मतलब ये भी हमारी हो जाएगी अभाज्य संख्या। और ये है 7, ठीक है। तो 7 जो है ये भी हमारी क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या हो जाएगी, क्योंकि 7 के अंदर 1 का भाग जाता है लेकिन 1 का और 7 के अलावा किसी का भी भाग नहीं जाता। उसके बाद में क्या मैं 9 लिख सकता हूं? देखो 9 में नहीं लिख सकता, क्योंकि 9 में 1 का जाता है, 9 का जाता है, उसके अलावा 3 का भी भाग जाता है, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। ये जो है अभाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद में देखो 11 हो जाएगा, 11। देखो 11 इसके अंदर क्या है? देखो भाग जो है 11 का जो भाग जो है केवल 11 का जाता है और 1 का जाता है, अदर किसी भी संख्या का कोई भाग नहीं जाता, इसका मतलब ये भी हमारी अभाज्य संख्या है। 13, ठीक है। इस तरीके से जो है अभाज्य संख्याएं चलती है। लेकिन अब हमें क्या है कि 1 से लेकर 100 तक के अंदर कितनी अभाज्य संख्याएं आती है, 1 से 25 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं आती है, ये चीजें हमें याद करनी जरूरी है। उसका रीजन ये है कि एक बार फर्स्ट ग्रेड के अंदर प्रश्न आया हुआ है कि 1 से 25 के बीच में या फिर 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, ये प्रश्न हमारा आया हुआ है। तो अब हमारा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो आपको याद भी करना है, ठीक है। तो आपको वो क्या करना है? बिल्कुल अच्छे से वो याद करना है कि कितनी अभाज्य संख्याएं किसके बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं जो है वो आती है, ठीक है। तो देखो 1 से 25, 1 से 50, 1 से 75 और 75 के बाद में 1 से 100, ठीक है। तो ये क्या है? अभाज्य संख्याओं की संख्या, अभाज्य संख्या। मतलब क्या कहना चाहता हूं मैं? ये बता रहा हूं कि 1 से 25 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं आती है। 1 से 25 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं आती है? तो हम कह देंगे 9, ठीक है। 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं आती है? तो कह देंगे 15। 1 से 75 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं आती है? तो 21। 1 से 100 के बीच में जो कितनी अभाज्य संख्याएं आती है? तो आती है हमारी 25। ये हमें बिल्कुल कंठस्थ याद होना चाहिए। अगर याद नहीं हुआ तो पेपर में उसी टाइम हमें निकालना पड़ेगा और कोई ना कोई जो है एक संख्या रह जाती है जिससे हमारा क्वेश्चन जो है गलत हो जाता है। तो एक बार प्रश्न कुछ इस टाइप से आया था कि 51 से 75 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं आती है? कितनी अभाज्य संख्या आती है? लेकिन मैंने तो आपको यहाँ पर 1 से 25, 1 से 50, 1 से 75 लिखा हुआ, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है? देखो पहले क्या करो, 1 से 75, 1 से 75 के बीच में कितनी आती है? तो आती है 21। और 1 से 50 के बीच में कितनी आती है? 1 से 50 के बीच में हमारी कितनी आती है? 15, ठीक है। तो अब हमें निकालना है 75 से 50, मतलब कि 1 से 75, जैसे ये है 1 से 75 के बीच में, तो और यहां तक है मान लो 1 से 50, तो ये वाली अगर मैं घटा दूं तो हमारे पास में किसकी बच जाएगी? 51 से 75 तक की बच जाएगी। इसका मतलब हमें क्या करना है? 21 - 15,
तो कितनी संख्या आ जाएगी, 6 संख्या। मतलब कि अगर हमें कल को यूं निकालने को कह दे कि 75 से 100 के बीच में, 75 से 100 के बीच में, ठीक है, मान लो हमें निकालने 75 से 100 के बीच अभाज्य संख्या, कितनी संख्याएं हैं ये हमें मान लो हमें निकालना है 75 से 100 के बीच में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1 से 100 के बीच में, 1 से 100 के बीच में है 25 और 1 से 75 के बीच में, 1 से 75 के बीच में है 21। मतलब कि 75 से 100 के बीच में कितनी हो जाएगी हमारी, 4 संख्याएं हो जाएगी, 4 संख्याएं हो जाएगी। ठीक है, अब मान लो कि 1 से 100 के बीच में डायरेक्ट हमें याद है तो और कोई प्रश्न हमारा बनने का सवाल ही नहीं बनता। ठीक है, अगर हम ये याद कर लेते हैं तो हमें क्या करना है, पहले बड़ी संख्या, ठीक है, बड़ी संख्या के लिए 25 आता है। ठीक है, छोटी संख्या मतलब कि 75, 75 के लिए 21 आता है, तो 25 माइनस 21। अब इसमें देखो 51 से 75, तो बड़ी संख्या 75, 75 के लिए 21, तो यहाँ पर आ गया 21। छोटी संख्या 51, 51 के लिए कितना था, 15। 51 या 50, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि 51 का लिखें 50 का कुछ चेंजिंग नहीं, कुछ भी चेंजिंग नहीं होगी। 51 के लिए कितना हो जाएगा, 15, तो 21 माइनस 15 कितना आ जाएगा हमारा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा अभाज्य संख्या अगर हमें निकालना पड़ जाए, क्योंकि एक प्रश्न जो है फर्स्ट ग्रेड में ही आया हुआ है, और आज की क्लास और कल की क्लास में आपका एक प्रश्न जो है यहाँ से बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन आता है। तो अगर आपने 2 क्लास भी देख ली तो 8 प्रश्न में से एक प्रश्न आपका क्लास में पक्का हो जाएगा। लेकिन वो एक क्लास भी आपको बहुत डेडिकेशन के साथ में, नोट्स बनाने के साथ साथ में आपको देखनी होगी। ठीक है, अब देखो अभाज्य संख्याओं को हमने समझ लिया। अब अभाज्य संख्या के बाद में हम समझते हैं भाजकता के क्या नियम होते हैं। ठीक है, देखो ये जो चीजें मैं करवा रहा हूं अगर आपको समझ में आती है तो आपको आगे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो अब समझते हैं भाजकता के नियम। भाजकता के नियम, देखो भाजकता का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो मैं कोई संख्या लिखता हूं, ठीक है, ये संख्या मैंने लिखी। ठीक है, अब मुझे मान लीजिए इसको किसी संख्या से भाग लगाना है, तो मैं कौन सी संख्या से भाग लगाऊं, मैं जो है इस संख्या को देख के ही पहचान जाऊं कि कौन सी संख्या से इसका भाग जा सकता है। उसके लिए हमें पढ़ने पड़ते हैं भाजकता के नियम। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो भाजकता के नियम किस तरीके से होते हैं। देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाजकता का नियम। ठीक है, देखो 2 की भाजकता। ठीक है, 2 की भाजकता के लिए देखो जिन जिन संख्याओं के पीछे जिन संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है, 0, 2, 4, 6, 8 जिनका भी इकाई अंक होगा वो क्या हो जाएगी, वो 2 से भाज्य हो जाएगी। जैसे मान लो, जैसे ये मैंने 1200 लिखा, क्या ये 2 से भाज्य है, बिल्कुल है, क्योंकि इसका इकाई अंक देखो क्या है, देखो 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई भी अंक अगर आता है इकाई अंक, इकाई मतलब ये होता है हमारा इकाई अंक, जो लास्ट का अंक होता है वो होता है हमारा इकाई अंक, ये होता है हमारा दहाई अंक। ठीक है, इस तरीके से हमारा इकाई दहाई, ये होता है सैकड़ा। ठीक है, सैकड़े का अंक, इकाई दहाई सैकड़ा, और ये होता है हमारा हजार। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, 1200। ठीक है, 1200 या फिर 1200। ठीक है, तो देखो 0 जो है इकाई के स्थान पर है, इसका मतलब ये है 2 से भाज्य है, 2 से भाज्य है। ठीक है, अब मैं लिखता हूं 1225, क्या ये 2 से भाज्य है, देखो यहाँ पर 5 है और 5 हमारा जो है 2 की भाजकता में नहीं आता, तो हम कह सकते हैं कि ये 2 से भाज्य नहीं है। ठीक है, उसके बाद में देखो मैं लिखता हूं 12,577 52। अब इतनी बड़ी संख्या है, अगर हमें भाजकता का नियम नहीं आएगा तो हम भाग लगा के देखेंगे, लेकिन हम डायरेक्ट कह सकते हैं अगर हमने ये नियम पढ़ा हो तो। ठीक है, देखो 2 है, इकाई अंक पर 2 है, इसका मतलब ये 2 से भाज्य है। ठीक है, तो ये होता है भाजकता का नियम। जिन संख्याओं का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है वो सभी 2 से भाज्य होती है। ठीक है, अब देखो 2 से भाजकता के बाद में हम पढ़ते हैं 3 से भाजकता का नियम। ठीक है, 3 से भाजकता का नियम, 3 से भाजकता। ठीक है, अब देखो 3 से भाजकता का नियम ये होता है कि यदि कोई भी संख्या जो हमें दी जाती है, मान लो ये संख्या हमें दी जाती है, अब हमें बताना है क्या ये 3 से भाज्य है या नहीं है।
तो हमें क्या करना है, 3 से भाजकता चेक करने के लिए हमें उनकी संख्याओं का योग ज्ञात करना है। मतलब डिजिट्स जो है ये 1 है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, इसको ऐड करेंगे, हम जोड़ेंगे इसको। देखो तो 6, 3 2 5 1 6 और 6 12, ये 12। क्या ये जो 12 है, मतलब जो जोड़ने पर जो संख्या आती है, क्या वो 3 के पहाड़े में आती है? यदि वो 3 के पहाड़े में आती है तो वो हमारा भाज्य हो जाएगा। मतलब ये देखो 12 है, 12 3 के पहाड़े में आता है, इसका मतलब ये 3 से विभाजित होगा, 3 से भाग जाएगा। सेकंड एग्जांपल देखो, अब ये देखना है कि क्या ये 3 से विभाजित होगा या नहीं होगा। ठीक है, क्या करते हैं, 3 से भाजकता के नियम में हम इन सभी डिजिट्स को करते हैं ऐड, जोड़ेंगे। देखो 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 8 20 और 1 21, 21। 3 के पहाड़े में अगर 21 आते हैं तो 3 से विभाजित होगा, इसका मतलब 21 है, 3 के पहाड़े में आता है, इसका मतलब ये भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है, अब देखो, अब इसको चेक करते हैं क्या 3 से विभाजित होता है। तो 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12 6 18, 18 1 19। क्या 3 के पहाड़े में 19 आता है? नहीं आता, इसका मतलब ये 3 से विभाजित नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा 3 से भाजकता का नियम। क्या करना है, डिजिट्स को ऐड करना है, डिजिट्स को हमने जोड़ना है। जोड़ने पर जो संख्या आती है, क्या वो 3 के पहाड़े में आती है? अगर आती है तो वो 3 से भाज्य हो जाएगा, अदरवाइज वो 3 से भाज्य नहीं होगा। ये था हमारा 3 का भाजकता का नियम। अब देखो, अगर आपको 3 की भाजकता का नियम समझ में आ गया तो 9 की भाजकता का नियम भी बिल्कुल कुछ इस टाइप का ही है। देखो 9 की भाजकता का क्या नियम है। अब देखो 9 की भाजकता का नियम, 9 की भाजकता, इसके अंदर भी सेम रूल है, ऐड करना है, ऐड करना है। ठीक है, जो भी संख्या दी जाती है उनके डिजिट्स को ऐड करना है, और ऐड करने पर वो संख्या आती है जो 9 के पहाड़े में आती है तो 9 से भाज्य हो जाएगा। देखो 3 में यूं था कि डिजिट्स को ऐड करो, ऐड करने पर जो संख्या आती है अगर वो 3 से विभाजित है तो वो 3 से भाज्य हो जाएगा। अब 9 के अंदर ये है कि यदि डिजिट्स का सम करने पर जो संख्या आती है वो अगर 9 के टेबल में आती है, 9 के पहाड़े में आती है, तो 9 से भाज्य हो जाएगा। जैसे मान लो, ठीक है, अब देखो, अब क्या करते हैं, हम डिजिट को ऐड करते हैं। देखो 9 और 2 11, 11 और 1 12, 12 और 3 15। क्या 15 जो है 9 के पहाड़े में आता है? क्या 15 9 के पहाड़े में आता है? नहीं आता, इसका मतलब 9 से भाज्य नहीं है, 9 से ये भाज्य नहीं है। लेकिन अगर इसके अंदर यूं पूछा जाता कि क्या ये 3 से भाज्य है, तो हम कह देते हाँ है। क्यों कह देते? क्योंकि 15 जो है वो 3 के पहाड़े में आता है, लेकिन फिलहाल हमें 9 के भाज्यता का नियम पूछा है, तो 9 के पहाड़े के अंदर 15 नहीं आता, इसलिए ये 9 से भाज्य नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब ये हम चेक करते हैं क्या ये 9 से भाज्य है या नहीं है। देखो इनको डिजिट को ऐड करो, 9 और 1 10, 10 और 8 18, 18 और 2 20, 20 और 7 27, 27 इसका योग आ गया। क्या 9 के पहाड़े के अंदर 27 आता है? क्या 9 के पहाड़े में 27 आता है? बिल्कुल आता है, 9 तिये 27, इसका मतलब ये 9 से विभाजित होता है, 9 से भाज्य है, ये 9 से भाज्य है। ठीक है, अब एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मान लो, ठीक है, अब मान लो ये है, ठीक है, तो देखो इसको ऐड करो, 1 2 7, तो 1 प्लस 2 प्लस 7, देखो कितना आया, 10 आया। क्या 9 के पहाड़े में 10 आता है? नहीं आता, इसका मतलब ये 9 से भाज्य नहीं है। तो आप देखो 2 की भाजकता का नियम हमने ये पढ़ा कि उसके जो इकाई अंक पर 0 2 4 6 8 आता है तो वो 2 से भाज्य है। 3 के अंदर हमने ये पढ़ा कि यदि डिजिट्स का जो सम है, डिजिट का जो योग है, इनका जो योग है, अगर ऐसा आता है जो 3 के पहाड़े में आता है, वो 3 से भाजकता का नियम हो जाएगा। अगर वो 3 के पहाड़े में आता है तो 3 से भाज्य हो जाएगा। ठीक है, और 9 की भाजकता का नियम ये था कि अगर डिजिट्स को ऐड किया जाता है और उनको योग करने के बाद में अगर जो संख्या आती है वो 9 के पहाड़े में अगर आती है तो वो 9 से भाजकता का नियम हो जाएगा, वो 9 से भाज्य हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब हम पढ़ते हैं 4 से भाजकता। ठीक है, 4 से भाजकता हम पढ़ते हैं। 4 से
भाजकता। ठीक है, और साथ में क्या पढ़ेंगे, 8 से भाजकता। ठीक है, अब देखो इसका क्या सिस्टम रहता है, इसका क्या नियम है। इसका ये नियम है कि जब भी हमें 4 से भाजकता देखनी हो तो हमें पीछे के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट, ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं, और 8 में हमें लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं। किस तरीके से देखने हैं, क्या करना है, देखो मान लो 424 है, हमें क्या देखना होता है, लास्ट के 2 डिजिट, ये है 24। तो क्या 24 4 के पहाड़े में आते हैं, बिल्कुल आते हैं, तो ये 4 से भाज्य है। ठीक है, अब देखो 8000, ये ठीक है 8032। तो क्या हमें क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं, तो ये रहे 2 डिजिट, ठीक है, 32 को देखो, ठीक है, ये है 32। तो क्या 32 4 के पहाड़ी में आते हैं, बिल्कुल आते हैं, इसका मतलब ये 4 से भाज्य है। मतलब कि 4 की भाजकता के अंदर पूरी संख्या को छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं, और वो 2 डिजिट जैसे ये है 24, तो 4 के पहाड़े में आता है, तो ये 24 भाज्य है। 32 4 के पहाड़े में आता है, तो ये भी भाज्य है। अब मान लो मैं लिखता हूं, ठीक है, लास्ट में 2 डिजिट देखने हैं, 53, क्या 53 4 के पहाड़े में आते हैं, नहीं आते, इसका मतलब ये 4 से भाज्य नहीं है, 4 से भाजकता का नियम ये पूरा नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब ये 4 का अगर हम भाग लगाते हैं तो पूरा पूरा 4 का भाग इसके अंदर नहीं जाएगा। अब देखो, और मान लीजिए ये संख्या है, तो ये संख्या हमें बतानी है, क्या ये 4 से भाज्य है। तो 4 से भाज्यता के लिए हमें लास्ट के 2 डिजिट देखने होते हैं, 64, और 64 को देखो 64 जो है, क्या 4 के पहाड़े में आता है। अगर आप डायरेक्ट देख सकते हैं तो डायरेक्ट देखो, नहीं तो हमें भाग लगा के देखना पड़ेगा। कैसे, देखो यूं 4 यहाँ पर और 64 यहाँ पर रख के, 4 एकम 4, 4 2 बचे 2, और ये ऊपर से आगे 4, तो 4 के पहाड़े में 16 बार जा रहा है। इसका मतलब 64 जो है वो हमारे 4 के पहाड़ी में आता है, इसलिए ये भी हमारा 4 से भाजकता का नियम जो है वो पूरा करता है। तो ये था हमारा 4 से भाजकता का नियम कि लास्ट के 2 डिजिट देखो, और उसके अंदर ये देखो कि क्या लास्ट के जो 2 डिजिट है वो 4 के पहाड़े में आ रहे हैं, यदि आ रहे हैं तो वो 4 की भाजकता का नियम का पालन करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं 8 की भाजकता का नियम। देखो ये है लास्ट के 3 डिजिट पर हमें ध्यान देना है, क्या देना है, लास्ट के 3 डिजिट पर हमें ध्यान देना है। देखो मैं फिर से सेम संख्या लिखता हूं, 424, 8032, 540, 664। ठीक है, ये इतनी संख्या मैंने लिखी है, और हमें चेक करना है कि क्या ये 4 8 से भाज्यता का नियम का पालन करते हैं या नहीं, क्या ये 8 से भाज्य है या नहीं है। लेकिन 8 से भाजकता के अंदर हमें क्या देखने होते हैं, लास्ट के 3 डिजिट जो है वो हमें देखने होते हैं, लास्ट के 3 डिजिट। इसके अंदर 3 ही डिजिट है, तो हमें तीनों डिजिट्स के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। देखो 8 एकम 8, 8 पंजे 40, ठीक है, ये है 40, और कितने बच गए, 2 बच गए। देखो डिवाइड में आपको डायरेक्ट भाग करने का तरीका बताता हूं। जैसे मान लीजिए आपको, जैसे मान लीजिए आपको 424 से भाग देना है, ठीक है, किससे देना है, 8 से भाग देना है। तो इसका क्या तरीका होता है, देखो देखो सबसे पहले हम क्या लेंगे, 2 संख्याएं लेंगे। तो 8 का पहाड़ा तब तक बोलो जब तक 42 ना आ जाए, तो 8 पंजे 40, मतलब 5 बार। कितना बच गया, 2 बच गया, 2 को यहाँ पे छोटा सा लिख लो। अब ये कितना बन गया, 24, मतलब 24 बन गया। तो 8 तिये 24, मतलब क्या हो रहा है, इसके अंदर भाग जो है वो पूरा पूरा जा रहा है। देखो भाग पूरा पूरा जाता है, इसका मतलब ये है भाज्य। ये क्या हो जाएगा, 8 से भाजकता का नियम का पालन करता है, ये हो जाएगा 8 से भाज्य। उसके बाद में देखो 8032 4 अंकों की संख्या है, लेकिन हमारा क्या रूल रहता है, ठीक है, हमारा क्या रूल रहता है, हमारा ये रूल रहता है कि जब भी 8 की भाजकता का नियम हम देखते हैं तो हमें 3 संख्याओं पर ध्यान देना होता है। तो लास्ट की 3 संख्या 032, 032 मतलब 32 ही हुआ भाई, आगे 0 लगा हुआ है, इसका मतलब ये 32 ही हुआ। और 32 क्या 8 के पहाड़े में आता है, 8 चौके 32, ठीक है, तो ये हमारा भाजकता का नियम पालन करता है, क्योंकि 32 जो है 8 के पहाड़े में आता है। उसके बाद में देखो 3 संख्याओं पर ध्यान देना है, ये 0 0 0,
तो 0 को भी हम जो है 8 के पहाड़े में आने वाली संख्या माना जाता है। 0 को 8 के पहाड़े से विभाजित संख्या माना जाता है। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर 4 के अंदर हमें जैसे मान लीजिए 4000 दे दिया, ठीक है, तो पीछे वाले दो संख्या 0 तो ये 4 के पहाड़े से विभाजित होगी। मतलब कि 4 और 8 में हमें ये ध्यान रखना है कि 0 को भी 4 से विभाजित माना जाएगा। 0 को भी 4 से विभाजित माना जाएगा। जैसे मान लीजिए 4000 है, तो क्या ये 4 से भाजकता का नियम पालन करता है या नहीं करता है? तो हमें लास्ट के दो अंक देखने हैं। लास्ट के दो अंक 0 दोनों 0 है, इसका मतलब भाजकता का नियम का पालन करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, 5000, ये है 54,000 दिया गया, लेकिन हमें लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं। तो 0 तो ये भाजकता का नियम का पालन करना पड़ेगा। मतलब कि हमें ये ध्यान रखना है कि यदि इकाई दाई सैकड़ा के ऊपर 0 आता है या लास्ट डिजिट 0 पर आता है, तो हमें वो 4 से और 8 से दोनों से भाजकता के नियम के अंदर इंक्लूड करना है कि उसके अंदर भाग जाएगा उसका। ठीक है, अब देखो 664 है। ठीक है, 664 को भी हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए ये संख्या दी जाती है, ठीक है, 64040, मतलब 64,040 दिया जाता है। लास्ट की 3 संख्याओं को देखना है, लास्ट की 3 संख्याओं को देखना है। तो 040 देखो 040 मतलब 40 जो है 8 के पहाड़े में हमारा आता है 8 पंजे 40, इसका मतलब ये भी भाजकता का नियम जो है पालन करता है। उसके बाद में ये वाली संख्या देखो, ठीक है, इसके अंदर देखो लास्ट के 3 डिजिट है 664। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि क्या 664 जो है वो 8 के पहाड़े में आता है या नहीं आता। तो हम कैसे देखेंगे, हम भाग लगाकर देखेंगे। देखो 664 को 8 से भाग लगाना है, तो 8 का देखो 66 में लगाओ, 8 8 64, कितना बच गया, 2 शेष बच गया। तो देखो कितना बन जाएगा, 24 मतलब 24, 8 तिया 24, 8 तिया 24, इसका मतलब पूरा भाग जा रहा है, पूरा भाग जा रहा है। तो ये संख्या भी 8 से जो है विभाजित हो जाएगी। देखिए अगर गणित के अंदर आपको 15 तक पहाड़े नहीं आते तो आपको 15 तक पहाड़े याद करने पड़ेंगे, वरना जिस तरीके से मैं पहाड़े बोल रहा हूँ उसी तरीके से मैं पहाड़े बोलकर आगे निकल जाऊंगा और आपको जो है यूं लगेगा कि समझ में नहीं आ रहा है। जो नई चीजें हैं उनको एक्सेप्ट करना सीखिए, और पहाड़े आपको जो 10-12 तक तो कम से कम जो है वो याद करने पड़ेंगे। ठीक है, और ये भाग करने का तरीका मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से हम भाग करते हैं। और अगर आपको ये तरीका अगर नहीं आता है या आप समझना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि कुछ बेसिक चीजें हैं वो समझाई जाए। जैसे डिवाइड करना नहीं आता तो आप लिखिए कि भाग समझ नहीं आया, जिससे क्या है कि नेक्स्ट वीडियो में उस चीजों का ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बेसिकली मैं ये मानकर चलता हूँ कि पहाड़े आपको याद है, गुणा आपको याद है, और भाग जो है वो आपको याद है, ये मानकर मैं चलता हूँ। ठीक है, तो अगर ये चीजें आपको नहीं आती है तो अगले वीडियो में आप जरूर बताइएगा, जिससे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो चीज क्लियर करवा सकूं। ठीक है, फिलहाल मैं ये मानते हुए आगे बढ़ रहा हूं कि आपको भाग देना आता है। ठीक है, चलिए फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और अब हम देखते हैं भाजकता के कुछ और नियम 5 के और 10 के, जो बिल्कुल ईजी हैं। ठीक है, 5 की भाजकता और 10 की भाजकता। ठीक है, अब हमें 5 की भाजकता के अंदर देखो क्या होता है। 5 की भाजकता के अंदर जिन संख्याओं का इकाई अंक 0 या 5 है, हम देखते ही कह सकते हैं कि ये 5 से विभाजित होगा। जैसे मान लिखूं मैं 5 5 5 5, क्या 5 से विभाजित है? इकाई अंक 5 है तो ये विभाजित है। यदि मैं लिखूं 5 5 7 5 0, क्या ये विभाजित है? इकाई अंक 0 है, बिल्कुल विभाजित है। अगर मैं लिखूं 7 1 5, क्या ये विभाजित है? बिल्कुल, इकाई अंक 5 है तो विभाजित है। अब मैं लिखता हूं 5 5 5 6, क्या ये विभाजित है? बिल्कुल नहीं, विभाजित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो इकाई अंक है वो ना तो 5 है ना ही 0 है, तो ये विभाजित नहीं होगा। तो किससे विभाजित होगा? 2 से तो विभाजित होगा ही, क्योंकि 2 के अंदर हमने पढ़ा था 0 2 4 6। ठीक है, तो यहाँ पर 6 आया इसलिए 2 से विभाजित है। लेकिन 5 की विभाजकता के नियम के अंदर ये जो है हमारा नहीं आता है। ठीक है, कुछ और संख्याएं मैं आपके सामने यहाँ पर लिख देता हूँ कि क्या वो भाजकता का नियम पालन करती है या भाजकता का नियम का पालन नहीं करती है। ठीक है, तो देखो जैसे मैं लिखता हूँ 6 7 5 2 5 7 5 7 5, कितनी भी बड़ी संख्या हो हमें किसी को नहीं देखना, हमें सिर्फ इतना देखना है कि लास्ट का जो डिजिट है क्या वो
5 और 0 में से है, यदि 5 और 0 में से है तो वो पक्का पक्का क्या हो जाएगा, वो हमारा विभाजित हो जाएगा, वो हमारा भाजित हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 5 की भाजकता के नियम के बाद में हम पढ़ते हैं 10 की भाजकता का नियम। किसका पढ़ेंगे, 10 की भाजकता का नियम हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो 10 की भाजकता का नियम क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं। देखो 10 की भाजकता के नियम के अंदर देखो क्या होगा कि जैसे जिस भी इकाई अंक होगा, संख्या का इकाई अंक हमेशा ही 0 होगा, या तो 0 होगा या डबल 0 होगा या फिर ट्रिपल 0, इनमें से कोई भी हो सकता है, और वो हो जाएगा हमारा 10 की भाजकता का नियम। जैसे मान लो ठीक है, जैसे मान लो 10 की भाजकता, तो इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक होगा हमारा 0। ठीक है, जैसे मान लो मैं लिखता हूं 10,550, क्या ये 10 से विभाजित है, बिल्कुल, इकाई अंक 0 है तो ये विभाजित है। 10,500,2,5,1,0, क्या ये भाजित है, बिल्कुल 10 से विभाजित है, क्योंकि इकाई अंक जो है वो इसका 0 है। ठीक है, उसके बाद में देखो जैसे मैं लिखता हूं 10,000, ठीक है, तो क्या ये भाजित है, बिल्कुल बिल्कुल ये भाजित है, क्योंकि इसका जो इकाई अंक है वो इसका इकाई अंक है, वो बिल्कुल इससे विभाजित होगा, क्योंकि इसका इकाई अंक है वो 0 है। ठीक है, देखो आज की क्लास को मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता, कुछ बेसिक चीज़ें मैंने आज आपको करवाई है, ये बेसिक चीज़ें आपको सीखनी है। ठीक है, और ज़्यादा क्लास को इसलिए नहीं खींचना चाहता क्योंकि फिलहाल आपकी स्टार्टिंग है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप बोरियत फील करें और बोरियत फील करके आप चले जाएं। ठीक है, क्योंकि देखो थोड़ा सा आपने क्या है कि सब्जेक्ट का डिफरेंस है, आप थोड़े हिंदी बैकग्राउंड से और ये सब्जेक्ट जो है हमारा गणित चल रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा हो सकता है अपना गैप रह सकता है, लेकिन हमें उस गैप को क्या है, मिटाना है। ठीक है, बिल्कुल मिटा देना है, अपने को बिल्कुल ये फील नहीं होने देना है कि अपना जो है सब्जेक्ट का जो कोई डिफरेंस है। ठीक है, जैसे कि इसके ऊपर एक छोटा सा शेर भी आता है, ठीक है, जो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। तुम हिंदी का एक दोहा, मैं गणित का एक सवाल प्रिय, तुम हिंदी का एक दोहा, मैं गणित का एक सवाल प्रिय, तुम्हारे अर्थ हजार है, मेरा हल एक प्रिय। ठीक है, देखो मैंने आज मैं आपको ये पहली बार मैं सुना रहा हूँ, क्योंकि जो आपने गणित और हिंदी जो है एक अलग अलग सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो इसको मैं आपको एक बार फिर से मैं यही चीज़ आपको दोहराना चाहूँगा कि आप ये ना सोचें कि सब्जेक्ट डिफरेंट है तो फिर हमें इसमें दिक्कत आएगी, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। पूरी क्लास को देखें, रेगुलर क्लास को वॉचिंग करते रहें, और आपको डेफिनेटली जो है फर्स्ट ग्रेड के अंदर मैथ के अंदर मैं आपके 8 प्रश्नों में से कोई भी प्रश्न गलत नहीं होने दूंगा, ना ही कोई प्रश्न आपको ऐसा मिलेगा जो हमारे क्लास के कंटेंट से जो बाहर आएगा। शर्त सिर्फ एक ही है कि आपको क्लास रेगुलर देखनी है। कल की क्लास ऐसी होगी कि आपको उसके अंदर 1 या 2 प्रश्न आपके पेपर में से पक्का देखने को मिलेंगे, क्योंकि नंबर सिस्टम से कुछ फिक्स प्रश्न होते हैं 3-4 टाइप के, उन्हीं प्रश्नों में से आपके 2 प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो उसमें से एक टाइप का प्रश्न मैं कल की क्लास के अंदर कवर कर दूंगा। तो आपको क्या करना है कि अगली क्लास बिल्कुल डेडिकेशन के साथ में देखनी है, और जो क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे तरीके से कक्षा के अंदर कॉपी के अंदर अपने को सॉल्व करना है। तो इसी तरीके से बने रहिए एनडीसी क्लासेस के साथ में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद एनडीसी क्लासेस। थैंक यू।